चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ही आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम लोग स्टमक के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सारा काम है और जो सारी चीजें आपको समझनी है, दोनों पे ध्यान देना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहली चीज तो आपको ये दिमाग में बिठानी है कि ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। रीजन क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा नीट के एग्जाम में बैठा है लेकिन उससे पूछा जाता है कि स्टमक दिखता कैसा है या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसी है, तो वही नहीं पता होता बच्चे को। उधर से म्यूट करेंगे, किसी का म्यूट रह गया है, एक मिनट में कहीं देखेंगे। ठीक है, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है स्टमक, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? स्टमक के बारे में। ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ से लेके ये स्टमक जो चला, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में ऐसा लगता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन पहले आता है। जैसे आप जब छोटे होंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जब लार्ज इंटेस्टाइन पहले दिख रहा है तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पहले लिखते क्यों? एक्चुअली ये जो ओपन होता है, अब ये 3D स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस 2D में तो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही बनेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टमक के बाद आगे जाके लीड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ ओपन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ ओपन करने के बाद फिर ये वापस चलेगा। देखिए ऐसे मूव करता 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 फिर फाइनली जाके रेक्टम एनस से फिर बाहर एक फीटा आउट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ स्टमक के बारे में ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सबसे पहली बात आती है स्टमक को समझने की, तो इस पोर्शन में और इसके नीचे उस पार्ट में जहां ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता होगा, दोनों बात समझिए मैंने क्या बोला। पॉइंट नंबर 1 मैंने ये बोला कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक की ठीक ऊपर का पार्ट क्या है या फिर कौन सा पार्ट स्टमक में ओपन हुआ है, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि ईसोफेगस। ठीक है, यही वो ईसोफेगस है जो जाके कहाँ ओपन हो रहा है? आपका स्टमक में। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि स्टमक फिर किसमें ओपन हो रहा है जाके? तो स्टमक ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। esophagus opens into stomach and stomach opens into small intestine. तो ये जो कनेक्टर पार्ट है ना, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, तो इसके बीच में जैसे कैसे वो इलास्टिक वाला जो रबड़ होता है जो जिससे आप हेयर बैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही ना मसल्स होते हैं यहाँ पे इसके पास, जिसको स्फिंक्टर मसल्स हम लोग कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर, और हर एक जगह के स्फिंक्टर मसल के लिए नाम अलग अलग है। ठीक है, ये जितने स्फिंक्टर मसल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, हर एक का नाम जो है वो अलग अलग होगा। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो स्फिंक्टर मसल, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो ईसोफेगस से स्टमक में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो द पार्ट या द स्फिंक्टर मसल which is responsible for joining of this esophagus into stomach is known as, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो, वर्ड आएगा स्टमक के लिए गैस्ट्रो। अब ईसोफेगस है तो ईसोफेजियल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो सबसे अभी तो स्टार्ट तो किया नहीं हमने। स्टमक स्टार्ट तो तब होगा ना जब आप ओपन करेंगे ईसोफेगस को स्टमक के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि यहाँ पे ये जैसे दिख रहा है आपको, ये ओपनिंग यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि जो ईसोफेगस, उसको उस डायग्राम को मैंने क्यों दिखाया, ताकि पता ना, कई बार ऐसा होता कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो पार्ट है या आपको जो यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं हम, यह है क्या, तो मैंने उसको कनेक्ट करके आपको यहाँ पे समझा दिया। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ ठीक है, ये स्टमक वाला जो पार्ट है वो हम लोग सीख रहे हैं। और अभी अभी मैंने आपको इस स्फिंक्टर मसल का नाम सिखाया है। ठीक है,
तो इसको बस वर्ड टू वर्ड, कट टू कट आप लोग लिखते चलेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कि बहुत ज़्यादा रिटन वर्क की ज़रूरत आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, क्योंकि आपको भी टाइम सेव करना और मुझे तो करना ही करना है, ठीक है। तो सिर्फ जो कट टू कट क्वेश्चन है मैं उसी की बात करूंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या सीखा है, देखिए ये गैस्ट्रो वर्ड है, ठीक है। स्टमक से रिलेटेड कभी कोई चीज आती है तो वहां पे गैस्ट्रो वर्ड, गैस्ट्रिक वर्ड आएगा। जैसे ग्लैंड्स आएंगे तो हम लोग वहां पे गैस्ट्रिक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रो वर्ड जो है इसके लिए याद रखेंगे कि हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टमक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, गैस्ट्रो ईसो, अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, तो इसका नाम बन गया गैस्ट्रो ईसोफेजियल, EHAGEAL, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर सुनते के साथ आपको ये समझ जाना है कि अच्छा, इसका ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ना इलास्टिक की तरह मसल्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड बोलते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्या इसको किस किस के बीच में आपने देखा है, मैं बस इतना ही लिखूंगी, स्टेटमेंट में नहीं दे रही। बिटवीन, सबसे ऊपर में ईसोफेगस आता है तो ज़्यादा करेक्ट तो यही होगा कि पहले हम लोग ईसोफेगस लिख लें और उसके बाद हम लोग स्टमक लिख लें। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ये समझ आ गया, याद रखना है इसको हमेशा के लिए। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या सिखाया है कि व्हाट इज द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। आपको लिखा रहेगा लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, ईसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मार्क किसको करना है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ये याद हो गया। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें कौन सी चीज आती है फिर कि जो ये स्टमक है ना, तो इसका शेप जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपको आगे जाके, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये स्टमक जो है ये बेसिक 4 पार्ट्स को कैरी करने का काम करता है। 4 ही पार्ट है इसके। इसके बेसिक कितने पार्ट हैं, सिर्फ 4 पार्ट है। पहला पार्ट जो है आपका यहाँ पे दैट इज कार्डिया। पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, कार्डियक है, ठीक है। सेकेंड पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अब जैसे देखिए ये ईसोफेगस जो है यहाँ पे, ये ईसोफेगस वाला पार्ट रहा और ये ओपन हो रहा है इसमें। तो अगर पूछा जाए कि नेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, तो क्या आंसर हो सकता है, कार्डियक ही हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता। या फिर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, चारों ये ऑप्शन दे दूं मैं आपको, ए बी सी डी, ईसोफेगस डायरेक्टली ओपन्स इनटू कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस या पाइलोरिक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन गया आपको। जो मैंने बोला था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँ। तो ये कार्डिया भी बोला जाता है, इसको कार्डियक भी बोला जाता है। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कार्डियक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ना एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जब डायग्राम सीखा है आपने, तो उसमें भी जब उसको बनाया जाता है तो ऊपर जो ऐसे वाला पोर्शन होता है उसको आप यूटेराइन फंडस बोलते थे। तो जो ऐसे इस तरीके से उभार वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम फंडस टर्म देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे फंडस हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये डार्क रेड कलर से दिख रहा है, थोड़ा ये स्पेलिंग लिखने में इधर उधर, यहाँ पे एफ यू एक ही साथ हो गया, ओवरलैप कर गया, बट आपको तो समझ आ रहा है ये फंडस है, ठीक है। पहला पार्ट आपने क्या सीखा है, कार्डियक। दूसरा पार्ट आपने क्या सीखा है, फंडस। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक है, मतलब इस स्टमक का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने वाला हिस्सा कौन सा है, ये बॉडी है। यानी इस स्टमक में जो सबसे ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है वो कौन सा पार्ट है, इसका बॉडी है। तो इसको बोला जाता है बॉडी को मेन सेंट्रल रीजन। तो ईसोफेगस ओपन किस में हुआ, कार्डिया में या कार्डियक में। देन आपके पास जो ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वो कौन है, तो फंडस है। फिर मेजर पार्ट कौन सा है, वो बॉडी है। फिर यहाँ पे पाइलोरस या पाइलोरिक पोर्शन है, पाइलोरस या पाइलोरिक है, ठीक है। यही वो पाइलोरिक है जो कि डायरेक्टली ओपन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किस में ओपन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो डियोडेनम वाला पार्ट आपको दिख रहा है, डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने जब बोला अभी अभी कि स्टमक के जो पार्ट है यहाँ पे कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस या पाइलोरिक है, हमने कहाँ बोला इसमें कि डियोडेनम होगा? नहीं होगा, डियोडेनम तो बोला ही नहीं मैंने। डियोडेनम को काउंट किया जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये डियोडेनम अगर आप इतना देखें ना, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सही में ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट आप पढ़ते हैं उसमें ये सही में सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन 10th की कुछ किताबों में जब आप पहले पढ़ते थे ना, बहुत पहले, उसमें कई जगह पे लिखा हुआ है कि ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब किसी का मन करे कि वो क्या करे, इस पूरे को देख ले, यहाँ पे उसको यू शेप्ड दिखेगा ये, ठीक है, या सी शेप्ड दिखेगा, तो ऑप्शन में या तो आपको सी होगा या यू होगा, दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। अब जिसने जो पढ़ाई करके क्वेश्चन बनाने का सोचा होगा, आपसे वही पूछा जाएगा। तो अगर सी शेप्ड हुआ तो सी शेप्ड को मार्क करेंगे, अगर सी नहीं हुआ, यू हुआ, ए हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, तब क्या हो जाएगा? तब यू हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर सी और यू दोनों आए तब क्या करेंगे, हालांकि कोई देगा नहीं दोनों, लेकिन अगर दोनों होता है तब भी सी को ही मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं और जिस किताब से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है उसमें सी शेप ही मार्क किया हुआ है। तो डियोडेनम का शेप क्या हो गया यहाँ पे? सी शेप्ड हो गया, ठीक है। अब तो ऑब्वियस है कि जब ये जो पाइलोरिक वाला हिस्सा है, जब ये डियोडेनम में ओपन हो रहा है, अभी अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, स्फिंक्टर बोला था, स्फिंक्टर समझाया था आपको। तो ठीक उसी तरीके से ये जो पाइलोरस या पाइलोरिक है, तो ये भी तो डियोडेनम में जब ओपन होगा तो यहाँ भी स्फिंक्टर मसल होगा ना। तो इसका नाम काफी आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए। और क्या बोला मैंने अभी आपको, ये तो फिर आपने लिख ही लिया, एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है, साथ के साथ याद भी कराती जा रही हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे बात आती है पार्ट्स ऑफ स्टमक की, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्टमक जो है, इसमें सबसे पहला आपने सीखा है कार्डियक। क्या बोलने का मतलब है कि ये वो पार्ट है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, तो into which the esophagus opens, ठीक है। फिर इसके बाद है सेकंड पार्ट, याद हो गया ना आपको, बिना देखे हुए रिकॉल करते जाइए, अब आपको याद हो गया होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या बात करी, जो उभरा हुआ पोर्शन है, तो यहाँ पे हो गया फंडस, फंडस भी बोल सकते हैं, या इसको हम फंडिक रीजन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर सबसे बड़ा पोर्शन या सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? बॉडी है, ठीक है। बॉडी कई जगह आता है बायो में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका ऑक्यूपाई करने वाला पोर्शन यही है, तो हम लोग इसको कहते हैं मेन सेंट्रल पार्ट या पोर्शन या रीजन, जो लिखना लिखिए, ये हो गया। और नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन पे यहाँ आपके पास क्या हो गया, चौथे पार्ट पे, पता ही आपको पाइलोरिक है, पाइलोरिक। तो जब ये पाइलोरिक जो है ये ओपन हो रहा है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब हम लोग उसका नाम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे था ना, इस स्फिंक्टर मसल को हमने क्या बोला था? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ठीक उसी तरीके से एक और स्फिंक्टर मसल यहाँ पे आएगा आपके पास, कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका क्या बोलने का मतलब हुआ, ये किसका कनेक्टर हुआ ये? तो मैं बस इतना लिख देती हूँ, बिटवीन, जैसे ऊपर लिखा है मैंने, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पहली बात तो ये है, बच्चे को ये तो याद रहे कि पाइलोरिक पार्ट किसका है, पोर्शन किसका है, ठीक है।
अब एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया हुआ बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, यही सब तो क्वेश्चन है ना जो आपको कंफ्यूज करने का काम करेंगे, और यही सारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो इतने ध्यान से आपको इसको समझना है। तो मैंने आपको इतने पार्ट्स जो हैं वो क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर करने का यहाँ पे काम किया है, ठीक है। अब एक चीज ये है, एक ना यहाँ पे टर्म आता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा, पहले नहीं सुना है तो मैं तो बता ही रही हूँ आपको। एक यहाँ पे टर्म आता है जिसको हम लोग ना रूगी कहते हैं। मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ उसको, जिससे आपको समझ आएगा। ये वर्ड भी बायो में कई जगह पे आता है, बट हम स्टमक की रूगी के बारे में, ये तो नीट में पूछा गया क्वेश्चन। वो उसके लेयर में जो फोल्ड होता है उसी को बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अगर स्टमक जो है तो कंप्लीटली अगर फिल है, और जैसे ही स्टमक के अंदर जो भी चीजें डाइजेशन के लिए थी वो अगर थोड़ा कम हो जाए, तो होता ये है कि ये रोगी जो है ना ये वेल डिफाइंड नजर आते हैं। तो एक्चुअली ये जो छोटे 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 रिजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे उभरा हुआ, ये सब क्या है, इन सबको हम क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ये ऐसे ऐसे जो उभरा हुआ है, मतलब श्रिंक्ड पार्ट जो है यहाँ पे वो दिख। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जब आपका जो स्टमक है उसमें आपने पूरा ओवर ईटिंग करके खा रखा है, और एक ऐसा पार्ट है जब आपका स्टमक जो एम्प्टी है, तो रूगी जो है वो सबसे अच्छा कब दिखेगा, सोचिए। जब रूगी एम्प्टी सबसे होगा। अच्छा कब नजर आएगा, एम्प्टी स्टमक में या फिर पूरे भरे हुए स्टमक में? एम्प्टी में। एम्प्टी में, खाली में, तभी तो वो सिकुड़ा हुआ होगा ना, श्रिंक करके, तब यहाँ पे क्या है, ये रूगी जो है ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो स्टमक है, ये स्टमक वाला जो पार्ट है, तो इस स्टमक वाले पार्ट में खासियत क्या है कि इसकी जो स्टोरी है या इसकी जो कहानी है वो बस इतनी ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। अब ये स्टमक जो आपको ये दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेके और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये तो खैर एक मॉडल सा बना हुआ है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस स्टमक की और क्या खासियत है, ये अपने अंदर जो आपने फूड कंज्यूम किया उसको ये 4 से 5 घंटे तक रखता है ये, मतलब टोटल 7 to 8 आवर के डाइजेशन में 4-5 घंटे ये खुद ही अपने पास रखता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अभी भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी गैस्ट्रिक टर्म सुनने को मिले तो आप ये समझेंगे कि वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब होता ये है कि स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करना काम स्टार्ट करेंगे, जो कि जो फूड इसमें है उसके ऊपर वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कैसे किसी चीज का, जैसे कभी श्रिंक हो रहा है, कभी रिलैक्स हो रहा है, कभी श्रिंक हो रहा है, कभी रिलैक्स हो रहा है, तो उस तरीके से इतना ज्यादा वो मूवमेंट करेगा, उसको हम लोग चर्निंग मूवमेंट्स कहते हैं, किसी चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, इसका स्टमक का, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पूरा का पूरा, हाँ एक स्टोरी क्या है आपके पास, एक ये भी है, ये भी आप छोटे क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके स्टमक में पेप्सिनोजेन है, ठीक है। प्रो एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है, आपके पास क्या है, पेप्सिनोजेन है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है ये। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये एक्टिव फॉर्म में होगा फिर क्या होगा। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो एक्टिव ये तब होगा जब आप इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए स्टमक जो है इसका नाम जाना जाता है, क्योंकि ये पीएच कितना कैरी करेगा, 1.8। तो इस पेप्सिनोजेन को आपको कन्वर्ट किस में करना है, पेप्सिन में। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव है। ये जो आपने अभी अभी यहाँ पे पेप्सिनोजेन देखा,
इनएक्टिव, इसलिए इसको हम लोग प्रो एंजाइम टर्म सिर्फ उस जगह यूज किया जाता है, इसका मतलब वो फंक्शनल नहीं है। जैसे इंसुलिन आपकी बॉडी में बनेगा, तो जब वो फंक्शनल नहीं है तब वो किस फॉर्म में, उसका नाम ही दिया जाएगा प्रो इंसुलिन। ठीक उसी तरीके से ये जो पेप्सिनोजेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग प्रो एंजाइम कहते हैं। प्रो एंजाइम बोलने का मतलब ये है कि जरूर इसका सेकेंड वर्जन होगा। जब कभी भी कहीं पे भी प्रो एंजाइम आपको सुनने को मिले तो समझ जाएंगे कि ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अगर एक्टिव फॉर्म में होता तो प्रो एंजाइम तो नहीं ही बोलते हम लोग, ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन से अगर आप अच्छा काम कराना चाहते हैं, इसको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं, तब आपको क्या चाहिए, तब आपको एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम ही ऐसा करा सकता है। फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। हाँ, एक और चीज है, मैं इसके नीचे ये भी मार्क कर दूं, इनएक्टिव है ये। कैसा है, कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, नहीं, इनएक्टिव है ये, इनएक्टिव है ये, इससे काम नहीं चलना है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव होना ही पड़ेगा काम कराने के लिए। फिर पेप्सिन पे आते हैं, ये एक्टिव होगा, ये क्या होगा, एक्टिव होगा। तो ये जब एक्टिव होगा, एक्टिव कराने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव कराने के लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए। ये सारी स्टोरी तो खैर आपने पहले से पढ़ रखी है, बट हाँ, कुछ अगर आपके दिमाग से निकला हुआ होगा, कुछ रही सही बातें होंगी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल करा दिया, ठीक है। इसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए आपको, एसिडिक मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। नहीं मिलेगा एसिडिक मीडियम, ये काम नहीं करेगा, ये अपना वर्क जो है स्टॉप कर देगा, ठीक है। और एक और चीज है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पीएच कितना चाहिए इसको, 1.8, मतलब ये कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। पीएच 1.8 कैरी करने वाला एसिडिक मीडियम है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत लाइट है और हम इसे काम चला रहे, नहीं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से जाना जाता है ये। मतलब 1.8 पीएच का तो नॉर्मल टॉयलेट क्लीनर भी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन कैरी कर रहा है, ये आपका स्टमक कैरी कर रहा है। तो एक मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, जो कि आपने सबने कभी ना कभी फील किया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए, ये जो सबसे पहले इमेज जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 10th में बच्चा यही डायग्राम बनाता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ घूम रहा है, ये स्टमक में 4 to 5 आवर्स। तो कभी अगर ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने ओवर ईटिंग करी हो और सोने की कोशिश कर रहे हैं तो सो भी नहीं पा रहे हैं, बैठ रहे हैं तब भी बेचैनी हो रही है, उसका रीजन साफ सीधा सा इतना है कि अभी अभी जैसे मैंने आपको पेप्सिन, पेप्सिनोजेन सारी चीजें यहाँ पे बताई, ठीक है। तो उसको काम करने के लिए तो आप जितना सामान दे रहे हैं, मतलब जितना फूड वहां पे दे रहे हैं, उसके ऊपर वो काम करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेस फूड उसको देंगे तो उसका अमाउंट बढ़ थोड़ी जाएगा, उसकी वर्किंग तो उतनी रहेगी जितनी थी, थोड़ा बहुत वो इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। एक ऐसा टाइम आएगा वो काम अपना बंद कर देगा, बोलेगा बस मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला, पहले श्रिंक करता है फिर फैलता है, फिर श्रिंक करता है फिर फैलता है, तो इसको हम लोग ना पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। 10th की बुक में भी आपके पास लिखा हुआ था। मतलब ये पहले श्रिंक करेगा फिर फैलेगा, फिर श्रिंक करेगा, करते करते आपने जो यहाँ पे फूड कंज्यूम किया वो धीरे 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 करता करता क्या होता है, नीचे की तरफ खिसकता है, चला गया स्टमक में। लेकिन स्टमक डाइजेस्ट करे तब तो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तो यहीं फंसा पड़ा है सारा का सारा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी से नहीं बर्दाश्त होगा और ये सब आपको वोमिट हो जाएगा, वोमिटिंग के थ्रू बाहर हो जाएगा। वोमिटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपने ओवर ईटिंग करा हो तभी हो। बहुत समय तक अगर कोई पर्सन खाली पेट रहे तो स्टमक तो वैसे भी माहिर है एसिड बनाने में, 1.8 पीएच का एसिड अपने पास कैरी करता है, तो वोमिटिंग हो गया। तो आप सबने नोटिस करा होगा कि जस्ट वोमिटिंग के बाद आपका जो पूरा थ्रोट है ना, आपका जो पूरा गला है, वो पूरा थ्रोट ना छिल जाता है पूरा। मतलब उसके बाद अगर आप नॉर्मल गर्म पानी भी पी के देखें तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने जब वोमिटिंग किया तो आखिर आपके थ्रोट को क्या हुआ।
उसको भी ठीक होने में फिर 1, 2, 3 दिन मेरे ख्याल से तो लग ही जाता है कंप्लीटली सही होने में। रीज़न ये है कि ये जो फूड यहाँ से गया और ये जो वॉमिट के थ्रू आपने बाहर किया, ये नॉर्मल कोई फूड नहीं था, वो एसिड लपेटे हुए था अपने साथ। जिसकी वजह से जब भी कभी आप याद करके देख लीजिए बचपन से आज तक का, जब कभी वैसा समय हुआ हो, वॉमिटिंग का टाइम हुआ हो, तो वॉमिटिंग के बाद जो थ्रोट है ना, इस वजह से वो डैमेज हो जाता है। जिसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वॉमिटिंग हो जाए, उससे फिर खाया ही नहीं जाता है, उसके थ्रोट की हालत जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो फूड पार्टिकल वहाँ से आउट हो रहा है और जो सारी चीज़ें जो आपने खाया पिया सब कुछ जो बाहर निकल रहा है, वो क्या होगा, वो एसिडिक है। वो कोई छोटा मोटा एसिडिक नहीं है, हाईली एसिडिक है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी किसके बारे में, ये स्टोरी थी पेप्सिन के बारे में। और जिसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए अपना यहाँ पे काम कराने के लिए। ठीक? फिर सवाल ये उठता है कि अगर आपके स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि एसिड है तो इसके वॉल पे काम करेगा। और अगर इसके वॉल पे काम करेगा तो कोरोजन मतलब घिसना होता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, घिसना होता है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि कोरोजन होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, या तो मतलब कोई वोंड हो गया, या कोई मतलब अल्सर फॉर्म हो गया, ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से हमेशा सलाह दी जाती है कि एम्प्टी स्टमक तो कभी गलती से भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भले आप टाइम टू टाइम लिक्विड लेते रहें, बट स्टमक को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। लिक्विड ले रहे हैं तो आधे आधे घंटे पे लेना पड़ेगा। रीज़न ये है, लिक्विड के ऊपर डाइजेशन करने के लिए उतनी मेहनत मशक्कत करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, इसकी वजह से सलाह दी जाती है कि अगर आप लिक्विड पे हैं तो थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको आधे आधे घंटे पे लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो स्टमक है आखिर बचता कैसे है। तो ये ऐसे बचता है कि इसके अंदर क्या खासियत है कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है। इसके वॉल में क्या खासियत है कि म्यूकस जो सिक्रीट करेगा, तो ये म्यूकस जो है HCl से इसको बचाने का काम करता है। और यही म्यूकोसल एपिथीलियम हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, म्यूकोसल एपिथीलियम हम लोग कहते हैं। यही म्यूकोसल एपिथीलियम बचाने का काम करेगा किसको, आपके स्टमक को। तो ये म्यूकस जो है, ये हर 3 दिन पे न्यू कंप्लीट लाइनिंग जो है आपका स्टमक बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये जो आपने देखा अभी अभी, ये जो पेप्सिन है, मतलब पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है। फिर यहाँ पे इसको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, प्रोएंजाइम। कोई नाम नहीं है इसका। प्रोएंजाइम हम हर उस जगह पे पढ़ाई करेंगे जहाँ पे पहले कोई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में था। इसका मतलब उसका जरूर कोई सेकेंड वर्जन होगा, कोई एक्टिव फॉर्म होगा। तो इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, पेप्सिन है। पेप्सिन की क्या खासियत है कि प्रोटीन है। अब ये तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको रटा दिया है मैंने कि अगर आप प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा। लेकिन तुरंत यहीं ये ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली कुछ आया स्टमक के पास से ये अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन करेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में तोड़ेगा। ये प्रोटीएजेस में और पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करेगा। मतलब पेप्टाइड्स हैं अभी, अमीनो एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुआ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है अमीनो एसिड के चेन के। ठीक है, और जो वहाँ पे फ्रैगमेंट कन्वर्ट हुए हैं, फिर जब वो आगे जाएगा तब जाके वो टूटेगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना छोटा इसलिए होता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या कर सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक एंजाइम है जिसका नाम आपने सुना होगा और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। एंजाइम का नाम है रेनिन। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। रेनिन यहाँ भी है और एक आप फीडबैक मैकेनिज्म जब किडनी का पढ़ेंगे वहाँ भी, लेकिन दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, रेनिन है। तो मैम, अभी हाँ बोलिए। ये पेप्सिन फिर किस पे काम करता है? प्रोटीन पे। अच्छा, स्टमक में जितने प्रोटीन्स होते हैं उन पे, जो फूड के हाँ, थ्रू आए होते हैं उनका। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में मैंने पढ़ाया था ना
आपको मैंने पढ़ाया न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये 4 पढ़ा आपने, ठीक है। हाँ। तो इन चारों की हमने पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि ये 4 सही में आपकी बॉडी के पार्ट हैं, जिसमें से अगर हम अच्छा। सिर्फ बात करें कंजम्पशन के बारे में, तो आप कंज्यूम क्या-क्या करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट करते हैं, प्रोटीन करते हैं और लिपिड करते हैं, ठीक है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे आएँगे तब वहाँ दूसरे एंजाइम काम करेंगे। अभी जब हम प्रोटीन के डाइजेशन पे फ़ोकस करेंगे तो वहाँ हम इस पेप्सिन के बारे में ज़िक्र करेंगे। फिर जब हम लिपिड के डाइजेशन के ऊपर बात करेंगे तो फिर हम लाइपेज पे आएँगे। तो पेप्सिन इज़ कॉपीराइटेड टू प्रोटीन। अब आया समझ में? ठीक है? हाँ। तो हाँ, तो ये रेनिन जो है यहाँ पे, ये भी जो गैस्ट्रिक जूस है ना, तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। आप बहुत ज़्यादा दूध पी के देख लीजिए, आपको डाइजेशन में दिक्कत होगी, लेकिन छोटे बच्चे तो मिल्क पे ही सर्वाइव करते हैं। तो रेनिन के बारे में क्या है, इसकी क्या खासियत है कि ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फाउंड इन गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, छोटे छोटे जो बच्चे जो दूध से सर्वाइव करते हैं, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क का डाइजेशन करने के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए? मिल्क का डाइजेशन करने के लिए। तो उसमें जो प्रोटीन्स हैं उसको ये डाइजेस्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन। एक चीज़ और है तो ये स्टमक। अब ऐसा थोड़ी है कि ये प्रोटीन वाली कोई चीज़ आएगी तो बोलेगा आओ आओ, और लिपिड वाली कोई चीज़ आएगी तो बोलेगा तुम बाहर जाओ, ऐसा तो ये बोलेगा नहीं। इसका है तो ये आने तो सब कुछ को ही देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि थोड़ा सा जो लिपिड डाइजेस्टिंग लाइपेज, लाइपेज मतलब ही लिपिड डाइजेस्टिंग, याद रख लीजिए हमेशा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कैरी करने का ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी मार्क कर दिया, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ lipases are also secreted by gastric glands। इसमें भी मैं क्लासिफिकेशन करके बताऊंगी आपको, अब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? तो बच्चों यस मैम। में पेप्सिन नहीं होता है क्या? नहीं, पेप्सिन जब बड़े होने के बाद जैसे जैसे प्रोटीन का जो डोज है वो हैवी होता जाएगा ना, वैसे वैसे पेप्सिनो अच्छा। जब बनना स्टार्ट होगा और पेप्सिन जो है उसका सिक्रेशन वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। ये रिप्लेस हो जाता है फिर इसमें। हम लोग में रेनिन है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना किसमें बनता है, छोटे बच्चों में बनता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ना इससे जुड़ी हुई और है जिसको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब से मैं बार बार गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक टर्म जो है यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, और इस पे तो मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव ईयर में या 2-2 साल पे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, क्योंकि ये 3 पार्ट जो है ना, ये बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग है नहीं, बट उनको लगता है कंफ्यूजिंग। तो मैं यहाँ पे देखिए क्रिस्टल क्लियर, क्यों इतनी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, ताकि ये वाला पार्ट आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो आसान तो हो ही जाएगा। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको बोला, बार बार बता रही हूँ कि उसके ऊपर म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, ठीक है। और जब स्टमक का या पूरे जो ये गट है उसका जब ट्रांसफर सेक्शन में आपको बताऊंगी तो उसमें एक लेयर आएगा म्यूकोसा का, ठीक है। मैं पहले शो ही कर देती हूँ आपको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। ये देखिए, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपके पास
आपका जो गट है ना, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो बस यही लेयर है आपके पास। इतने ही लेयर जो है वो आपको देखना है, सुनना है, पढ़ना है, बट इसके सिवा और कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका जो गट है और गट का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन करें तो गट के ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद आपको कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से लेयर उसमें आपको दिखते हैं, तो यही आपके पास क्या है कि यहाँ पे लेयर्स हैं। सेरोसा है, मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। तो इसमें ये जो म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा मतलब ये सब, ल्यूमेन तो भाई वो जो अंदर वाला पूरा होलो पार्ट हो गया, वो तो ल्यूमेन हो गया। ल्यूमेन कोई पार्ट थोड़ी है, ल्यूमेन तो जगह जगह पे आता है। अब जैसे मैंने आपको थाइलाकॉइड पढ़ाया, उसके अंदर का खाली जगह था, तो आपने पूछा उसको हम क्या बोलेंगे, तो ल्यूमेन बोल लो। ठीक है, तो ल्यूमेन तो अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि टेक्निकल टर्म सिर्फ कॉपीराइटेड था थैलेकॉइड के लिए, भी यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ल्यूमेन है। ठीक है, एक होलो वाला जो वहाँ का पोर्शन है उसको हम क्या बोल देंगे, ल्यूमेन बोल देंगे। तो ये जो आपके पास लेयर है, तो इसमें मैं बात कर रही हूँ कि जो सबसे अंदर का लेयर यहाँ पे आपके पास है, दैट इज म्यूकोसा। अब ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर सिर्फ यही है, सिरोसा है, मस्कुलरिस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा है। यही 4 क्रिस्टल क्लियर लेयर है, पांचवा कोई है ही नहीं। अब आप इसमें जितना आप लेक्चर आपको बनाना आप बनाते रहिए। सेरोसा इज द आउटर लेयर, म्यूकोसा इज द इनर लेयर, सब म्यूकोसा इज प्रेजेंट बिटवीन मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। मतलब आपको ये 4 बस याद रखना और कोई काम नहीं करना, इससे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। तो बोलने का ये मतलब है कि जब स्टमक की बारी आएगी, तो स्टमक की बारी आने के बाद इस स्टमक में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके पास क्या क्या है, मतलब क्या इसने ऐसा स्पेशल रख के रखा हुआ है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कैरी करने के साथ साथ अपना काम जो है वो इतने अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये जो म्यूकोसा है किसका, स्टमक का। ठीक है, तो स्टमक के म्यूकोसा के पास स्पेशल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पहली बात। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यहीं पे मैं क्यों ज्यादा लेक्चर बनाऊं, 3 मैंने कर दिया। ठीक है, 3 ही मेजर है यहाँ पे, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड, 3 मैंने यहीं पे कर दिया, इसी को याद रखिए, बहुत है आपके लिए। अभी अभी मैंने आपको तुरंत स्टोरी सुनाई है, अभी तुरंत मैंने आपको बोला है जस्ट कि इस एसिड से या इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टमक को कौन बचाएगा या कौन बचाने का काम करता है, तो म्यूकस बचाने का काम करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इस म्यूकस को सिक्रीट कौन करता है, तो उसका नाम है यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स सिक्रीट म्यूकस, बस इतना ही याद रखिए ना, बहुत है आपके लिए। जो म्यूकस नेक सेल्स है वो म्यूकस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अभी अभी हमने बोला, एक कहावत है ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भाई पेप्सिन तो आप तब बनाइएगा ना जब पेप्सिनोजन बना के दे वो आपको। ठीक है, तो ये तो कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही जानबूझकर पूछा जाता है क्योंकि कहीं से भी ऐसा सुनने में लगता नहीं है कि जो पेप्सिनोजन को बनाता होगा उसको हम चीफ सेल्स बोलेंगे या पेप्टिक सेल्स बोलेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पे आपके पास है उसको हम पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स। और बेचारा सही में यहाँ पे एचओडी का काम कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते भी हैं चीफ सेल्स, चीफ सेल्स सीक्रीट। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, पेप्सिनोजेन है तो वो प्रोएंजाइम हो जाएगा। ठीक है, सिक्रीट द प्रोएंजाइम, यानी प्रोएंजाइम सुनते के साथ आपको खुद ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना है कि अच्छा अब हमें यहाँ पे पेप्सिन नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे पेप्सिनोजेन लिखना है।
तो एक ये कट टू कट क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है कि पेप्सिनोजेन को कौन सिक्रीट करता है। तो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? पेप्टिक सेल या कीट सेल करता है। कहाँ प्रेजेंट है ये? तो ये म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है। अब आपको कल को जाके यही क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछा जा चुका भी क्वेश्चन है कि पेप्टिक सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, सेरोसा लेयर, मस्कुलरिस लेयर, तो आपको म्यूकोसा लेयर में टिक करना है, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है आपके पास, थर्ड जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारी स्टोरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये जो पूरी चीजें यहाँ पे चल रही हैं वो तो इसके एसिडिक मीडियम की चर्चा हर जगह होती है जब आप किसी भी क्लास में पढ़ाई करें इसके बारे में, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है वो कौन है? पेराइटल सेल। उसको हम लोग पेराइटल, या क्योंकि दोनों पी से स्टार्ट होता है, पेप्टिक भी और पेराइटल भी। ऑक्जेंटिक लिख दिया जाए फिर तो बच्चा बोलता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया हमारे से, ठीक है। तो दोनों पी से आता है जिसकी वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ये रीजन है, ठीक है। मैंने पूछा भी कई बार, बच्चे जब उल्टा मार्क करके आते हैं कि क्यों तुमने उल्टा लिखा, तो मैडम उसका नाम भी पी से था, इसका नाम भी पी से था। तो ये जो पेराइटल सेल है या इसी का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स है, ऑक्जेंटिक सेल्स। which secrete ये क्या सिक्रीट करने का काम करेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहते हैं ना छुपा रुस्तम, मतलब कुछ छुपा हुआ हिडन काम, ठीक है। तो ये ना कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी कैरी करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो ये इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। विदिन ब्रैकेट डाल लेंगे उसके नीचे, एब्जॉर्ब्स विटामिन B12। ये विटामिन B12 को यहाँ पे मैंने यही लिखा है, एब्जॉर्ब्स विटामिन B12, बस और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? अब फटाफट क्वेश्चन सुनते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन तो जितने बोले जाए कम ही है, पता ही है आपको। देखते जाइए फटाफट जहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट करी है। अब जैसे इस डायग्राम से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो डायग्राम में सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई, ये ईसोफेगस जैसे यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया हुआ और ये कार्डियक वाला पोर्शन इसमें ओपन हुआ है। नेम दिस स्फिंक्टर मसल, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जाए आपको। द स्फिंक्टर मसल विच इज प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, या आपको लिख दिया जाए ईसोफेगस एंड कार्डियक, ताकि बच्चे को पता ही नहीं चले कि स्टमक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टमक के लिए टर्म आता है गैस्ट्रो, गैस्ट्रोएसोफेजियल। गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरिक हो जाएगा वहां पे, क्योंकि पाइलोरिक टर्म पहले याद तो रहे बच्चे को, तब तो वो मार्क करे कि स्फिंक्टर मसल का नाम क्या है, ठीक है। द मेजर पार्ट और मेजर पोर्शन ऑफ द स्टमक क्या हो जाएगा? बॉडी। ठीक है, वेरी गुड। बॉडी। एंड द पार्ट ऑफ स्टमक which directly opens from esophagus, cardiac. कार्डियक। And which part directly opens into small intestine? पाइलोरिक। ठीक है, ओके। पाइलोरिक। हाँ, देन इसके बाद जब हम आते हैं, हाँ ये तो खैर आपने सारा आंसर कर ही लिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो बॉडी करेगा, ठीक है। कौन सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा तब? पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक, ठीक पाइलोरिक। है। देन इसके बाद एक, हाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना था, द टर्म रूगी इज कंसर्न्ड विद, वहां पे आपको लिखा था स्टमक, इसोफेगस, स्टमक।
किडनी, लिवर, स्टमक। स्टमक को आपको मार्क करना है। ठीक है, क्या होता है समझ लिया आपने, बढ़िया मतलब इमेज है उससे आपने समझ लिया, जिसने भी मॉडल बनाया वो बढ़िया काम किया। अब देखिए यहाँ पे ये आपको जो है ना ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पेप्सिन काम तो करता है, लेकिन ये काम सिर्फ एसिडिक मीडियम के होने पर ही करेगा। अगर आपका मन करे कि हम इस पेप्सिन को अल्कलाइन पीएच में काम करा ले तो ये काम नहीं करेगा। पीएच कितने पीएच पे काम करता है? 1.8। 1.8। कैसा मीडियम चाहिए? तो एसिडिक। 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 पेप्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या था? पेप्सिनोजेन था। ठीक है, पेप्सिनोजेन। छोटे बच्चों में प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे? रेनिन होता रेनिन। है। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज। देन लाइपेज। इसके बाद हाँ, इस पर तो पता नहीं, जबकि ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्शन में बहुत दम हो या कोई बहुत उम्दा ऐसा पार्ट हो जाए कि बच्चे को समझ ही नहीं आए। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनर पार्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट या टीएस ऑफ गट। तो इनर पार्ट यहाँ पे म्यूकोसा है। इनर इनर पार्ट क्या है? यहाँ पे म्यूकोसा है। अब ना किसी से जस्ट बिलो या उसके बाद वाले पोर्शन के लिए, पार्ट के लिए, पोजीशन के लिए हम लोग ना सब वर्ड लगाते हैं, तो इससे भी याद रखेंगे कि इसके जस्ट ऊपर कौन सा लेयर है? तो सब म्यूकोसा है। फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पे? मस्क्यूलरिस है। मस्क्यूलरिस में और दो लेयर है यहाँ पे, इनर सर्कुलर है और तो आउटर इनर लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्या बता रहा है? ये जो है ना यहाँ पे देखिए, इसको भी जब आप देखिएगा ध्यान से, तो ये सब के सब क्योंकि कवरिंग लाइनिंग टिश्यूज हैं, तो कवरिंग लाइनिंग टिश्यूज बोलने का मतलब ये है कि जरूर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। कैसा टिश्यू है यहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कुछ पहले जब आप किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे तो वहां भी जगह जगह पे कभी कभी आपने सुना होगा कि इसके पास सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। कई बार ऐसा होता है, और हमेशा बायो में हर जगह पे जिस पार्ट या जिस पोर्शन को ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत होती है ना, मतलब बार बार सिकुड़ने की फैलने की, सिकुड़ने की फैलने की, वहां पे ये दोनों टाइप के मसल प्रेजेंट होंगे। सर्कुलर मसल भी होगा और आउटर इनर की तो बात हटा दीजिए, सर्कुलर मसल भी होगा उसके पास, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होगा। दोनों मिलके यहाँ पे क्या करते हैं? इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे इसको। ठीक है, तो दोनों किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? मस्क्यूलरिस का ही हिस्सा है। ठीक है, और बाहर वाला जो है यहाँ पे सिरोसा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बाहरी लेयर का नाम क्या है? सिरोसा। इनर मोस्ट का म्यूकोसा, या फिर द लेयर बिटवीन मस्क्यूलरिस एंड म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा। द लेयर बिटवीन सिरोसा एंड सब म्यूकोसा इज मस्क्यूलरिस। ठीक है, और इसमें से ये जो पेज है इसमें से तो एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ है, क्योंकि यही बच्चों के लिए क्या है? कंफ्यूजिंग पार्ट है। क्या? कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब आपको म्यूकस नेक सेल थोड़ी लिखा रहेगा एग्जाम में, नहीं, सिर्फ होगा नेक सेल्स होगा, चीफ सेल्स होगा, ऑक्जेंटिक सेल्स होगा। तो सही में बच्चा कंफ्यूज करता है वहां पे, देखिए। ठीक है, तो याद ये रखना है आपको कि जो नेक सेल्स है वो म्यूकस सिक्रीट करेगा। पेप्टिक सेल्स उनके तो थोड़ा सा बच्चे को याद आ ही जाता है, तो मैंने एग्जाम में देखा ज्यादातर चीफ सेल्स लिखा रहता है। पेप्सिनोजेन यही सिक्रीट करता है। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो है ये क्या करेगा? HCl को भी सिक्रीट करेगा, और एक ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर ये सिक्रीट करने का काम करता है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, हाँ, अगर आप समझने के ड्यूरेशन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर अगर आपने कुछ नोट नहीं किया होगा तो आज की क्लास का ये है पेज 1। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। आज की क्लास के ये पेज 1 है आपका। ये है आपका पेज 2। ये पेज 3, इसमें आपको रोगी बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट पेज, देन ये पेज, हो गया ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे, और ये भी है कि
इन सबको समझाने में सारे डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है आपके लिए। तो आगे भी जो भी पार्ट, क्योंकि है ही ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को देख के समझेंगे उतने ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक आप उसको याद रख सकेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए। मैम बोलिए। कल सुबह क्लास लीजिएगा ना?